बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 13 ग्रेविटेशन जो हमने स्टार्ट किया था वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के लेसन के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि दो डेरिवेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर साल इन दो डेरिवेशंस में से कोई एक तो आती है और 3 से 4 नंबर के लिए ये फॉर्मूलाज हमें ड्राइव करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर जो पहली डेरिवेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, दैट्स गोइंग टू बी फॉर ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड क्या चीज होती थी, जरा याद करवाता हूँ। इफ फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लैनेट, लेट्स कॉल इट अर्थ। इसकी सराउंडिंग में ये एक सैटेलाइट है जो कि ऐसे टर्न कर रही है, इट्स गोइंग अराउंड द अर्थ। ठीक है, लेट्स से इधर जा रही है या इधर जा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायनामिक्स सेम रहते हैं। अच्छा, अब हो ये रहा है कि जिस स्पीड से ये इसकी सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है उसको हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। एंड ऑर्बिटल स्पीड इज गिवन बाय द circumference of orbit divided by the time period of orbit। हमें ये पता है कि स्पीड निकालने के लिए हमें हमेशा एक डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करना पड़ता है। अब अगर इसके पूरे मोशन को कंसिडर करें, यानी 360 डिग्रीज जो इसकी रोटेशन है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट लेट से पी से मूव करते हुए जाए और वापस पी पर आए, तो इतने मोशन के लिए जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो ऑब्वियसली उसका सरकमफेरेंस होगा, और जो टाइम लगा है वो ऑब्वियसली उसका टाइम पीरियड होगा। तो किसी भी सर्कल का या सर्कुलर मोशन में सरकमफेरेंस निकालने के लिए हमें 2πr का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता। Right. So the circumference of the orbit is found by 2πr, and the time period of the orbit is represented by capital T. So when we divide that circumference with capital T, we are actually able to find out what's called orbital speed. अब अगर जरूरत पड़े तो हम इस v की जगह पर एक फॉर्मूला और याद कर सकते हैं जो कि हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। जरूरत पड़ने पर इस v की जगह आर ओमेगा भी लगाना पड़ता है। आई नो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन A2 की रिक्वायरमेंट है कि हमें ये डेरिवेशन आनी चाहिए। यहाँ से ये r और ये r कट करते हैं तो ये आता है 2π/t। ये भी हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर स्पीड है, सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर स्पीड। खैर ये वो फॉर्मूला नहीं है जिसकी डेरिवेशन मैंने आपको बतानी थी। कमिंग बैक टू द एक्चुअल डेरिवेशन, जो कि 3 से 4 नंबर के लिए हमें करनी पड़ सकती है। ये दो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, हमें इनको कोट करना पड़ सकता है। राइट, कमिंग बैक, something very important that is worth the first mark in this derivation। वो बात ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट सर्कल में जा रहा है, सैटेलाइट है ऑब्वियसली, तो अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, दैट फोर्स इज एक्टिंग लाइक द सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें पता है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसको हम और सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और इस पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन सर्कल के टेंजेंट होती है। ये मैंने आपको सर्कुलर मोशन के चैप्टर में बताया है, ओ लेवल के भी चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में आपने ये बात पढ़ी हुई है। यहाँ पर एक सबसे पहला स्टेप लिख रहा हूं, स्टेप 1, रिकॉल दैट centripetal force on the satellite is actually the gravitational force अगर इस ऑब्जेक्ट के पास ये वेलोसिटी ना होती जो कि सर्कल के टेंजेंट था, इन सच अ सिचुएशन दिस ऑब्जेक्ट जिसको हम सैटेलाइट कह रहे हैं, इट्स गोइंग टू फॉल टुवर्ड्स अर्थ, बट they have been released in such a way that they also have a velocity tangent to their circle।
इस वेलोसिटी की वजह से ये इसकी तरफ गिरने की बजाय इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कल. Okay, so this centripetal force here, this centripetal force is actually being provided by the gravitational force. एक नंबर इस बात को अंडरस्टैंड करने का है कि जब किसी प्लैनेट के गिर्द कोई ऑब्जेक्ट घूमता है ना, तो उस प्लैनेट की ग्रेविटी है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता रहता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे बिहेव करती है. अच्छा, यहाँ ना मैं ये एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, एफ सी इक्वल्स टू एफ जी. एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स. मैं इसकी तरफ वापस आता हूँ, लेकिन यहाँ ना मैं एक मूवी कोट कर रहा हूँ. पता नहीं कौन सी मूवी थी, मैंने एक दफा देखी. उसमें ना एक स्पेस शटल ऐसे बगैर एनर्जी के, बगैर फ्यूल के ना, बेचारा कहीं पे स्पेस में स्ट्रैंडेड हो गया था, फंस गया था. अब उसका जो कैप्टन था ना, दे हैड टू गो बैक लाइक दिस, उन्हें पीछे की तरफ जाना था. लेकिन आपको पता है अगर फ्यूल नहीं है तो स्पेस में देयर विल बी नो फोर्स दैट यू कैन जनरेट. उसके जहन में एक आइडिया आया. आगे उनको एक प्लैनेट नजर आया. ये स्पेस शटल थी और ये एक प्लैनेट था. व्हाट एक्चुअली हैपेंड, ये अर्थ की तरफ वापस जाना चाहते थे, लेकिन जो उनका स्पेस शटल था ना, वो किसी वजह से अर्थ से दूर ही जाए जा रहा था और उसको स्टीयर करने का कोई तरीका नहीं था. लेकिन आगे उनको जैसे ही एक प्लेनेट नजर आया ना, दे वर सेव्ड. क्योंकि ये स्पेस शटल इस प्लेनेट के करीब जब जाएगा ना, तो उसके पास इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी भी है. प्लेनेट उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से ये स्पेस शटल ना प्लेनेट के गिर्द ऐसे घूमते घूमते उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई. नाउ द स्पेस शटल हैज अ वेलोसिटी एग्जैक्टली टुवर्ड्स द अर्थ. सो दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो मैंने किसी मूवी में देखा, कि स्पेस शटल को मैनूवर करने के लिए उन्होंने एक और प्लैनेट की ग्रेविटी का इस्तेमाल किया. जाहिर है फिक्शनल है, असल में पता नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन दैट इज करेक्ट. फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करेक्ट थी. एक प्लैनेट यूज करते हुए उन्होंने अपने स्पेस शटल को वापस अर्थ की तरफ स्टीयर कर लिया. जाहिर है फिल्म थी, कुछ ना कुछ तो गलत होना ही है उसमें, लेकिन दिस आइडिया वाज वेरी ब्यूटीफुल. ओके, कमिंग बैक टू आवर डेरिवेशन हियर. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मुझे नहीं याद कौन सी मूवी थी. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. इसमें स्मॉल एम जो है वो इस सैटेलाइट का मास है, कैपिटल एम अर्थ का मास है. आर क्या चीज है? आर अर्थ के सेंटर से लेके सैटेलाइट के सेंटर तक का डिस्टेंस है, जिसको हमने ऑर्बिटल रेडियस कह रखा है. ये एम और ये एम कैंसिल होता है, एक आर यहां से कैंसिल हो जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लीज स्टे फोकस्ड. वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय आर. यहाँ पर ये v जो है, ये ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी है. यहाँ से v को सब्जेक्ट बनाए तो ये बनता है स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर. अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड दिस. पहला स्टेप था कि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को याद किया. स्टेप नंबर 2 हमारे पास था कि उनके फॉर्मूलाज को इक्वेट किया. स्टेप नंबर 3 था उसको सब्जेक्ट बनाया. This here is the orbital speed. अच्छा, यहाँ ना एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा. इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखें ऑर्बिटल स्पीड के फॉर्मूला में ना सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट का मास मौजूद है और ऑर्बिटल रेडियस मौजूद है. ऑर्बिटल रेडियस का मतलब है हाउ फार अवे द सैटेलाइट इज. सैटेलाइट का अपना मास इस फॉर्मूला में नहीं है. कैसी खूबसूरत बात है.
I want to tell you something here, very interesting. अगर ये अर्थ है और अर्थ से इतने फासले पर मैंने इस रेडियस पर किसी चीज को घुमाना है, टर्न करवाना है, सर्कल में लेकर जाना है, अब चाहे वो एक सैटेलाइट हो, चाहे वो एक गाड़ी हो, चाहे वो एक एलिफेंट हो, ये एलिफेंट चलो है, ओके, नो मैटर व्हाट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, अगर उनके ऑर्बिटल रेडियस एक जितना है तो उन सब की स्पीड एक जितनी होगी. Yes, let that sink in. According to this formula, mass of the object that has to resolve, it has nothing to do with the orbital speed. ऐसा नहीं है कि छोटा ऑब्जेक्ट तेज मूव करेगा, बड़ा ऑब्जेक्ट स्लो मूव करेगा. स्पीड का या ऑर्बिटल स्पीड का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ द प्लैनेट से है. अब जाहिर है अर्थ का प्लैनेट तो एक एलिफेंट के लिए भी, अर्थ का मास तो एक एलिफेंट के लिए भी सेम रहेगा, एक गाड़ी के लिए भी सेम रहेगा. ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल रेडियस. ऑर्बिटल स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नाउ दिस इज टेलिंग अस ऑब्जेक्ट्स या सैटेलाइट कह लें, चलें ऑब्जेक्ट की बजाय लेट्स कॉल इट अ सैटेलाइट moving closer to earth moves at faster speed. जो सैटेलाइट अर्थ के करीब है उसकी स्पीड तेज होगी और जो सैटेलाइट अर्थ से दूर है उसकी स्पीड स्लोअर होगी. मैं जरा वापस जाना चाहता हूं पिछले लेसन पे. मैंने आपको बताया था देयर आर टू काइंड्स ऑफ सैटेलाइट्स. एक जियो स्टेशनरी बताई थी और एक ऐसे आपके इंटरेस्ट के लिए बताई थी पोलर सैटेलाइट. पोलर सैटेलाइट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका टाइम पीरियड होता है 90 मिनट्स, जबकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स. यानी पोलर सैटेलाइट को 1.5 घंटे में जमीन के गिर्द चक्कर मुकम्मल कर लेती है, जबकि जियो स्टेशनरी को 24 घंटे लगते हैं. तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सी वाली सैटेलाइट अर्थ के करीब है और कौन सी दूर है. मिर्जा यासीन पूछ रहे हैं सर ये लोकेशन ट्रेस करने के लिए कौन सी सैटेलाइट होती है. जी मैं आपकी मालूमात के लिए बता देता हूँ, इट्स अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. और असल में देयर इज अ नेटवर्क ऑफ 24 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो मिला के जीपीएस सिस्टम बनाते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग एंड रिलोकेटिंग सिस्टम बनाते हैं. तो वो असल में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं. सर तो स्पीड का फर्क आता है या इसीलिए ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि सरकमफेरेंस ज्यादा है. डेफिनेटली अब्दुल्ला खान, बिल्कुल सही फरमाया आपने, सरकमफेरेंस ज्यादा है और टाइम भी डिफरेंट होता है, इसीलिए स्पीड डिफरेंट हो जाती है. ठीक है जी, होपफुली योर क्वेश्चंस आर आंसर्ड. लेट्स मूव ऑन. अच्छा राइट, मैं ये बता रहा था कि ये 3 स्टेप यहाँ पर करने बहुत जरूरी हैं. पहला नंबर इस बात को आइडेंटिफाई करने का है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर रखना है. दूसरा नंबर इनके फॉर्मूलाज प्लेस करके सिंपलीफाई करने का है. तीसरा नंबर वेलोसिटी को रीअरेंज करने का है, ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी को रीअरेंज करके इसका फॉर्मूला बनाने का तीसरा नंबर है. यहाँ पर अब मैं आपको एक दूसरी डेरिवेशन करके दिखाऊंगा यहाँ पर, दैट इज द डेरिवेशन फॉर कैपलर्स लॉ. डेरिवेशन फॉर कैपलर्स लॉ. कैपलर्स का जो लॉ है ना वो हमारे सिलेबस में नाम से मेंशन नहीं है, लेकिन एक रिजल्ट हमें बार बार डिराइव करना पड़ता है. वो रिजल्ट आपको यहाँ डिराइव करके दिखाऊंगा. सबसे पहले आप रिकॉल करें, अभी ऊपर फॉर्मूला बनाया, द स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर इज एक्चुअली इक्वल टू द ऑर्बिटल स्पीड. एक नंबर तो इसको याद करने का है. फिर दूसरा नंबर इस बात को याद करने का है कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है,
जिसमें ओमेगा जो है वो 2π/t के बराबर है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला के अंदर इन चीजों को सब्स्टिट्यूट करना है। तो एक्चुअली हमारे पास बनेगा v की जगह पर 2πr/t इक्वल्स टू स्क्वायर रूट gm डिवाइडेड बाय r। यहां से स्क्वायर रूट को खत्म करना है। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये हमारे पास बचेगा 4π² r² डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इक्वल्स टू gm डिवाइडेड बाय r। यहां से r को हम एक तरफ ले जाते हैं, ये r जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाकर r² से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा r³ इक्वल्स टू gm t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π²। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसमें से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। इसमें से केपलर लॉ क्या है, r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ये है जी केपलर एक साइंटिस्ट था, उसका एक लॉ था, वो ये था कि किसी भी ऑर्बिट का रेडियस का क्यूब ले लें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके t स्क्वायर के साथ। ठीक है जी, दिस इज द केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ का नाम आपके सिलेबस में नहीं आएगा कहीं पे भी, अगर कहीं आएगा तो वो खुद ही बताएगा कि जी ये केपलर का लॉ है। लेकिन सबसे कॉमन सवाल इसमें से ये पूछा जाता है, वो आपसे कह देते हैं ये जो फॉर्मूला यहाँ नीचे लिख के दिखाया ना मैंने, वो कहते हैं इसको प्रूफ करके दिखा दो, या फिर r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, वो कह देते हैं कि इसको प्रूफ करके दिखा दो। बेसिकली दोनों का प्रोसेस सेम ही है। मैंने यहाँ पर v की जगह ये r ओमेगा सब्स्टिट्यूट किया, ओमेगा की जगह पर ये 2π/t सब्स्टिट्यूट किया, और कुछ भी नहीं किया। इसको जरा गौर से देखें, ये 4 नंबर का प्रूफ है। I'm adding something here. Geostationary satellites, they are actually communication satellites. That means कि ये positions को बताने के लिए, इंटरनेट के लिए, मोबाइल के लिए, टेलीविजन ट्रांसमिशन के लिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स यूज होती हैं। इनको कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी कहते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पर ना एक एग्जांपल आपके लिए इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, पास पेपर एग्जांपल लेके आते हैं एक, ताकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी आ जाए जो फॉर्मूलाज हमने अभी तक सीखे हैं उनके। लेट्स से एग्जांपल, कैलकुलेट द डिस्टेंस above the अर्थ सरफेस। ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखा हुआ है तो मैं वहां से लिख रहा हूँ, हम आपसे शेयर भी कर लेंगे। अर्थ सरफेस the that a geostationary satellite will orbit, given that the mass of Earth is 6 into 10 raised to power 24 and radius of Earth is 6400 किलोमीटर। मैंने इतनी दफा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि मुझे इनकी वैल्यूज भी याद हो चुकी हैं। अब वो कह रहे हैं कि बताएं एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से कितनी बुलंदी पर होगी अगर मास ऑफ अर्थ इतना है और रेडियस ऑफ अर्थ इतना है। अच्छा जी, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा, वो फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। r³ इक्वल्स टू gmt स्क्वायर बाय 4π²। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है तो ये सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से कितनी बुलंदी पर मौजूद है। If it is going around the earth like this, let's say यहां से लेके यहां तक इसका ऑर्बिटल रेडियस है। ऑर्बिटल रेडियस जो होता है वो हमेशा रेडियस ऑफ द प्लैनेट प्लस द एल्टीट्यूड होता है।
तो हम ये कर सकते हैं कि स्मॉल आर की जगह पर लिखें आर प्लस एच और इसका क्यूब कर लें। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ की जगह पर आएगा 6 इंटू 10⁻24 क्वेश्चन में गिवन है। टी, अब ये टी क्या है, कोई बता सकता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कैपिटल टी कितना है, यानी टाइम पीरियड कितना है? शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत आला। 24 आवर्स, लेकिन आवर्स है तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसका स्क्वायर भी ले लें, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। पहले इस पूरे का आंसर निकाल लें, क्या आता है वो यहाँ लिख लें, और इधर आएगा रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर है ना, तो 1000 भी साथ लिखें, प्लस एच और उसका क्यूब लेना है आपने। अब बहुत से लोगों को ना A2 के बच्चों को यहाँ से ये एच बार निकालना नहीं आता। अगर ये क्यूब है ना तो पहले ये क्यूब को रिमूव करना पड़ेगा। क्यूब को रिमूव करने के लिए दोनों साइडों पर क्यूब रूट ले लें। पीछे क्या आएगा, पीछे ये आएगा 6400,000 प्लस एच, और जो भी यहाँ आंसर है क्यूब रूट ले हैं उसका। एच निकालने के लिए जो भी आंसर है उसका क्यूब रूट लेके उसमें से 6400,000 माइनस कर दें, बस आंसर आ जाएगा आपके पास। ऑलराइट, आई हैव अनदर क्वेश्चन, अनदर एग्जांपल। अब उसमें हो सकता है ये फॉर्मूला ये वाला यूज ना हो, पास पेपर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट किसी सीक्वेंस में तो नहीं होते हैं हमेशा। लिखा हुआ है द मीन डेंसिटी the mean density of moon is 3/5 times the mean density of earth. The gravitational field strength, अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ गया, मैं कॉन्सेप्ट जरा रिकॉल कर दूंगा, सबसे पहले लेसन में हमने किया था। ऑफ मून इज 1/6 on 1/6 of its value on earth. आपसे कहा जा रहा है डिटरमिन द रेशियो ऑफ द मून्स रेडियस एंड द अर्थ रेडियस, रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ अर्थ, ये निकालने को कहा जा रहा है। अच्छा, अब इसमें ना कुछ मैथ को इंग्लिश के जरिए लिखा गया। वो कहते हैं द मीन डेंसिटी ऑफ मून इज 3/5 टाइम्स द मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, यानी डेंसिटी ऑफ मून must be equal to 3/5 of the density of earth। ये जो पहली स्टेटमेंट थी ये वाली, उसको मैंने मैथमेटिकल सिंबल्स के जरिए यहाँ ऐसे स्टेट कर लिया। अब दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मून जो है वो अर्थ की वैल्यू के 1/6 है। ठीक है जी, अब हमें किसी तरीके से रेडियसेस को बीच में डालना है। अच्छा, उसके लिए मुझे याद पड़ा है कि ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना, इसके अंदर वॉल्यूम छुपा हुआ है ना, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। अच्छा, हम ये अज्यूम करते हैं कि मून और अर्थ जो है ना ये दोनों स्फीयर्स हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से हम चाहें तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। अब याद करना है जरा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का क्या किरदार हो सकता है इसके अंदर। ठीक हो गया,
ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के लिए ना हमने एक फॉर्मूला बनाया था, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जहां पर अगर हम सिर्फ सरफेस पर बात कर रहे हो तो ये कैपिटल आर हो जाता था। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद देखते हैं m की जगह पर हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इससे पहले ये वाला ट्राई नहीं किया। आई एम थिंकिंग आउट लाउड सो दैट यू लर्न द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। g इक्वल्स टू g रो v बाय r स्क्वायर। कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन हो जा रही हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, अब ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, इस वाले एक्सप्रेशन को ना यहां लाकर दोबारा लिख रहा हूं। ग्रेविटी ऑन मून इक्वल्स टू 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो ग्रेविटी ऑन मून की जगह पर हम लिखते हैं जी एम मैस ऑफ मून। मैस ऑफ मून तो हमारे पास है नहीं, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून और फिर उसका स्क्वायर इक्वल्स टू ये 1/6 एज इट इज, जो हमारे पास मालूमात पहले थी वहां से हमने ये बना के लिखा 1/6। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अर्थ की जगह पर आ जाएगा जी डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ अर्थ, इसका स्क्वायर लेना। आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा स्कैटर्ड, थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन दैट इज द राइट थॉट प्रोसेस। आपको जो जो आइडियाज जहन में आते जाते हैं वो आपने सोच सोच के यहाँ पर लिखते रहना होता है। ये डेंसिटी ऑफ मून थी, ये डेंसिटी ऑफ अर्थ है। ओके, अब डेंसिटी ऑफ मून जो है वो हमें बताया गया कि वो है 3/5 ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो मैं यहाँ से ये वाली चीज उठा के डेंसिटी ऑफ मून की जगह पे लिख सकता हूँ। तो ये बनेगा जी वी एम डिवाइडेड बाय आर एम और इसका स्क्वायर, और इसके साथ 3/5, 3 ऊपर 5 नीचे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम उसको डेंसिटी ऑफ अर्थ के साथ। और राइट साइड पे क्या है 1/6 जी डेंसिटी ऑफ अर्थ वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब हमें चीजों को महज सिंप्लीफाई करना है और सब्स्टिट्यूट करना है। और कुछ सिंप्लीफाई होता है? नहीं जी, नहीं होता। तो हम इसको लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ मून मल्टीप्लाइड विद 3 डिवाइडेड बाय 5 आर एम का स्क्वायर, और इधर वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अभी तक भी हमारे पास वो नहीं आया जो हमें चाहिए था, वो है आर एम डिवाइडेड बाय आर ई। आर एम डिवाइडेड बाय आर ई। तो हम ये करते हैं कि हम आर एम और आर ई इन दोनों को एक साइड पे ले आते हैं। ये आर एम स्क्वायर यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं वहां ले जाता हूँ न्यूमरेटर में, वीई यहाँ लाके डिवाइड कर लेता हूँ। ये 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बनता है 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड विद 6 और वीई, और राइट साइड पे क्या बचेगा आर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर्ड। अब यहां से ये स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको स्क्वायर रूट ले लेना चाहिए दोनों साइडों पर। तो इवेंचुअली आपके पास बचेगा आर एम डिवाइडेड बाय आर ई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 वी एम डिवाइडेड बाय 5 वी ई। वी एम क्या है? वॉल्यूम ऑफ मून। वीई क्या है? वॉल्यूम ऑफ अर्थ। दैट इज योर राइट आंसर। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहूंगा कि दिस इज वेरी हाईली मैथमेटिकल, इट डज नॉट हैव एनी फिजिक्स टू इट। Okay, the only amount of physics that was relevant here was the definition of density, the formula for gravitational field strength,
एंड दैट्स इट। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स का फॉर्मूला भी आपको मैथ से पता लगता है। उसके बाद इक्वेशन बना के चीजें सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना, ये भी आपको मैथ से पता लगता है। और जब तक ये आप खुद नहीं करके देखेंगे तो आपको नहीं आएगा। ठीक है जी, आज की हमारी इस क्लास को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप यहाँ से हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, और एक दफा खुद इस डेरिवेशन को करके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।